हेलो बच्चे, आज आप लोग का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर दूसरा बताया जा रहा है, जिसका नाम है दो ध्रुवों का अंत। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। यह पार्ट 2 बनाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो पहले पार्ट 2 में पूरी तरह से फिनिशिंग होगा। यह 2 पार्ट में ख़त्म करने जा रहे हैं, तो एक बार ध्यान से समझें। तो याद रखें बच्चे, हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी है क्या? शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचा कर उपचार करना। माने कहने का मतलब है कि उसको आघात पहुंचाना है और फिर उसको उपचार भी करना। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, माने सोवियत संघ का अंत हुआ, 2 देश महाशक्ति लड़ रहा था, जिसको नाम था एगो के अमेरिका, एगो के नाम था सोवियत संघ। दोनों जो था पहले मित्र राष्ट्र था और एक लड़ाई था धुरी राष्ट्र से। हालांकि मित्र राष्ट्र जीत गया था और उसमें अमेरिका भी था, सोवियत संघ साथ था, परंतु दोस्ती दुश्मन में बदल गया। दोनों अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चालू कर दिया। तो वही बात है, सोवियत संघ का लास्ट में विघटन हो गया था। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए बने देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। यानी कहने का मतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। याद रखें, हम लोग वहाँ सभी उद्योग सरकार के अधीन काम किया करते थे। मैंने जितना भी वहाँ पर उद्योग था उस सब के सब सरकार के अधीन, मैंने सरकार के मतलब कहने पर काम करता था। इतना ही नहीं, अब सोवियत संघ के विघटन के बाद इन सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की जानी थी। शॉक थेरेपी के द्वारा सभी सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देने का प्रावधान था। मैंने शॉक थेरेपी के मतलब था कि निजी हाथों में कर देना। यानी अगर कहा जाए शॉर्ट मैंने एक शब्दों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर जो था उसको प्राइवेट सेक्टर में बदलना शॉक थेरेपी था। मैंने शॉक थेरेपी मैंने हम लोग उसको कहते हैं। शॉक थेरेपी का कुछ उद्देश्य था। वो क्या उद्देश्य था भाई? पहला था राज्य की संपदा का निजीकरण। मतलब राज्य में जो भी संपत्ति है, जो भी ऐसे चीज़ है, उसको हम लोग निजीकरण के किसी के हाथों में सौंपे ताकि वो विकास करे। मुक्त व्यापार को अपनाना, माने मुक्त व्यापार को अपनाना। व्यापार जो बिजनेस होता है उसको मुक्त, माने उसमें टैक्स वगैरह नहीं लगना। पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। मैंने कहने का मतलब जो पश्चिमी देशों जो था, जो खास करके अमेरिका देने चला गया था, उससे मतलब जोड़ने का प्रयास था। शॉक थेरेपी के परिणाम फिर क्या हुआ? शॉक थेरेपी जब इस स्थिति में रहा तो उसका परिणाम क्या हुआ? पूरी तरह से शॉक थेरेपी असफल रहा, मतलब पूरी तरह से सफल नहीं रहा। रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया। मैंने रूस को जो मैंने औद्योगिक ढांचा था, उद्योग का ढांचा जो था वो टूट गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गया। रूस का मुद्रा क्या होता है? रूबल। वहाँ का मुद्रा जो है वो है क्या? रूबल। क्या है? रूबल। तो याद रखिएगा, उसमें गिरावट आ गया। समाज कल्याण की व्यवस्था की बर्बादी हो गया। समाज में जो कल्याण की व्यवस्था था उसमें बर्बादी हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां के उल्टे सीधे दामों पर बेचा गया। मैंने बड़े बड़े कंपनी जो था उसको कम दाम पर ज़्यादा दाम पर ऐसे करके बेच दिया गया। आर्थिक विषमता बड़ी। देश में अमीरों तथा गरीबों के बीच अंतर था और खदान संकट में था। कालाबाजारी को बढ़ावा मिला। मैंने कालाबाजारी भी, चोरी डकैती, सबको कालाबाजारी कहा जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज में सेल था। शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों में पर यानी कबाड़ा में भाव में बेच दिया गया। इसीलिए इसको शॉक थेरेपी को इतिहास में सबसे गैराज सेल कहा गया। गैराज सेल कहा गया। शॉक थेरेपी को गैराज सेल कहा गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई? निजीकरण, गैराज सेल क्यों कहा गया? जो क्योंकि हुआ है, वहाँ के लोगों को निजीकरण हाथों में सौंपने के कारण उसको गैराज सेल भी कहा गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सेल में भाग लेने के लिए
सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। यह अधिकार पत्र उन नागरिकों द्वारा कालाबाजारी को बेच दिए गए क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और साथ वो इस स्थिति में भी नहीं थे कि वह इस सेल से भाग ले। मैंने वो सब नहीं चाह रहा था कि कराज सेल में हम भाग लें। समाजवादी देश और भारत तथा समाजवादी देशों में संबंध शुरू से ही अच्छे रहे। माने भारत जो था और समाजवादी देशों से रिश्ता शुरू से ही अच्छा रहा। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया। माने रूस जो था उस शुरू से ही भारत का मदद करते आया। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। माने जो दोनों का सपना जो था बहुध्रुवीय विश्व का था। दोनों देश ही लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। जो दोनों देश था दोनों वो लोकतंत्र पर विश्वास करते, जैसे अपना भारत भी लोकतंत्र पर विश्वास करता है। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ। मैंने कहने का मतलब है कि 2001 में भारत और रूस के बीच दोनों के बीच एक 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ। भारत रूसी हथियारों का खरीदार, भारत में रूस से तेल का आयात, माने भारत में जो है वो रूस से तेल ला सकता है भारत। वैज्ञानिक योजनाओं में रूस की मदद, माने वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें रूस की मदद भी कर सकता है इंडिया। कश्मीर मुद्दे पर रूस का भारत को समर्थन, माने कश्मीर जो मुद्दा चल रहा है ओकरा में रूस ने कहा कि चलो तो तुम्हारा हम साथ देंगे। तो ये सारा चीज़ों पर भारत रूस से हाथ मिलाया 2001 में। अब अरब क्रांति जो था वो क्या हुआ? ट्यूनीसिया उत्तर अफ्रीका का एक देश है। ट्यूनीसिया एक उत्तर अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पर तानाशाही सरकार थी। मैंने ट्यूनीसिया में सरकार जो थी वो किसी को सुनती नहीं थी, तानाशाही सरकार थी। यहाँ के मीडिया पर पाबंदी थी। मैंने वहाँ मीडिया आवाज़ नहीं उठा सकता है, उठा देगा तो सीधे इनकाउंटर। वह सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखा नहीं सकता है, किसी को नहीं। सरकार गलती करे तो करे दो। ये कहाँ की स्थिति था? ट्यूनीसिया के। कहाँ के? ट्यूनीसिया ट्यूनीसिया के। तानाशाही देश होने की वजह से यहाँ लोगों पर अत्याचार होते थे। मतलब तानाशाही देश हो रहा है इसलिए जनता भोग रहा है, दूसरा कोई थोड़े भोगता है, वो तो जनता भोगता है ज़्यादा। राजनीतिक बोला तो अपने रोटी से के लेते हैं। याद रखिएगा, तानाशाही देश होने की वजह से यहाँ देशों में अत्याचार होते थे और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। कोई इंसाफ नहीं। इंसाफ करने वाला कौन है? जो सरकार है खुद गलत कर रहा है। 1987 से यहाँ राष्ट्रपति थे जीन एलिजाबेथ बेन अली। इनका पूरा एलिजाबेथ ऐसे बोला जाता है। अरब क्रांति की शुरुआत मोहम्मद बाऊजीजी नामक एक गरीब व्यक्ति के आत्मदाह करने की वजह से हुई। माने अरब क्रांति ऐसे नहीं होता। वहाँ एक गरीब व्यक्ति थे, उनकी आत्मदाह से हुई। माने मर जाने के बाद वहाँ पर कुछ अलग प्रोपेलिटी अपनाया गया, प्रोपेजेंडा ऐसा अपनाया गया। मोहम्मद बाऊजीजी आखिर थे कौन? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बाऊजीजी एक गरीब थे, एक गरीब व्यक्ति थे। इनका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनीसिया में हुआ था। यह जब 3 साल के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गया था। किनकर? वह जो गरीब बाऊजीजी थे, बाऊजीजी 10 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और यह फल बेचा करते थे। मैंने कहने का मतलब है कि बाऊजीजी जो थे 10 वर्ष की उम्र में इनका माता पिता सब छोड़ के चले गए और 10 वर्ष की उम्र में ही फल भी बेचना चालू करता था। फल बेचा करता था और इनके साथ ही अत्याचारी होना चालू हो गया, इनका मार दिया गया। इनका मुख्य समस्या था कि मोहम्मद बाऊजीजी ने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उन्हें इनकी अनुमति नहीं मिल पा रही थी। मैंने उनका एक दुकान चलाने के लिए लाइसेंस चालू करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इनका नहीं मिला। 17 दिसंबर को जब वह फल बेचने के लिए उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर वह रोज़ फल बेचा करते थे, तो उन्हें देखा कि वहां पर कोई व्यक्ति अपना सामान बेच रहा है। मैंने उनका लगा बाऊजीजी का कि आखिर भाई हम यहाँ पर रोज़ हम ही बेचते थे और 17 दिसंबर के दिन अचानक दूसरा कोई कौन बेचने लगा। उन्होंने उस व्यक्ति से बात कर उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की और उसके ना मानने पर उन्होंने पुलिस से बात भी की।
कहा कि भाई तुम हट जाओ, हम यहीं पर बेचते थे, तुम क्यों यहाँ पर हम लोग के। लेकिन पुलिस ने इनके फल और इनका सामान छीन लिया और उनकी बेइज्जती की और साथ मारा भी। मैंने कहने का मतलब उल्टी प्रशासन ने ही इनको मारना चालू कर दिया कि इनका बाबूजी जी। इन सब चीज़ों की वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया और खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। लोगों ने इनको बचाने का प्रयास किया, पर वह नहीं बच सके। आत्मदाह करते वक्त उनके चचेरा भाई अली ने इस घटना का वीडियो बना लिया और यह वीडियो फेसबुक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई बाबू, और इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। किनका? बाबूजी जी का। यह लास्ट में अपने किरासन तेल छील कर अपने ही से मर गए। मोहम्मद बाबूजी जी की मृत्यु के बाद हुआ क्या? मोहम्मद बाबूजी जी की मृत्यु के बाद कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा कि भाई एगो मर गया इंसान और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मोहम्मद बाबूजी की मृत्यु के बाद ट्यूनीसिया में लोगों में भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध को दबाने के लिए वहाँ की सरकार द्वारा उन पर गोलियां भी चलवाई दी गई ताकि लोग डर कर शांति से बैठ जाए, पर ऐसी नहीं हुआ। विरोध के बढ़ने की वजह से वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया और बाद में आपातकालीन भी लागू किया गया। अंत में बेन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बेन अली का शासन खत्म हो गया। मैंने कहने का मतलब है कि लास्ट में बेन अली ने भी इस पर ख़त्म कर दिया कहानी को और इस्तीफा दे दिया। ट्यूनीसिया के लोगों में विद्रोह क्यों किया? पहला गुस्सा भी उतना ही आ गया, तानाशाही के कारण भ्रष्टाचार भी चल रहा था, गरीबी भी चल रहा था, बेरोजगारी भी चल रहा था। मोहम्मद बाबूजी जी को आथिमन एक तरफ से तबाह भी किया गया। वह इंसान को सुसाइड करने के लिए एक तरफ से मानहानि किया गया, मनगृस्ती किया गया। तो इसलिए वहाँ पर विद्रोह होना जरूरी था। कहाँ में? ट्यूनीसिया में। ट्यूनीसिया एक बहुत मतलब खराब देश था एक तरफ से। ट्यूनीसिया में आंदोलन के सफल होने के बाद धीरे धीरे आंदोलन पूरे उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों में फैल गया। इसी को बोला गया है अरब क्रांति। अरब क्रांति के नाम से। अरब स्प्रिंग के परिणाम फिर क्या हुआ? अरब क्रांति सफल नहीं हुआ। हालांकि वो लड़ाई जो चला, जो सफल नहीं हुआ। सफल तब होता है जब सरकार मान जाती है। इसका लाभ केवल ट्यूनीसिया में ही हुआ। अरब क्रांति की वजह से लीबिया और सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। मैंने अरब जो क्रांति हुआ जरा से 2 देश का हानि हो गया, जिसका नाम था एगो के सीरिया, एगो के नाम था लीबिया। कुछ देशों में सैन्य शासन ज़्यादा मजबूत हो गया। मैंने कुछ देश ऐसा जो था जहाँ प्रशासन मजबूत हो गया। प्रसादी अरब और अन्य देशों में स्थिति को बड़ी समझदारी से संभाल लिया गया। यानी कहने का मतलब है कि अरब और अन्य देशों में स्थिति बड़ी समझदारी से संभाल। मध्य पूर्व के संकट के अंदर मुख्य रूप से हमें 2 विषयों पर बात करनी है। अफगानिस्तान संकट 1979 से 1989 और प्रथम खाड़ी युद्ध जो चला था। जी, अफगानिस्तान की कहाँ राजनीति कुछ अलग है, अफगानिस्तान की व्यवस्था जो है कुछ अलग है। अफगानिस्तान विश्व युद्ध एवं शीत युद्ध दोनों से अलग रहा। माने अफगानिस्तान जो देश है वो खास करके अपना जम्मू कश्मीर से ठीक ऊपरे है नक्शा में। अगर हम लोग के नक्शा के रहा जाए ओकरा में जम्मू कश्मीर से ठीक ऊपरे बगल में आपको अफगानिस्तान मिलेगा। तो अफगानिस्तान जो है विश्व युद्ध की शीत युद्ध से दोनों से अलग है। माने उस शीत युद्ध में कोई नहीं शामिल हुआ। 1960 में अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह द्वारा कुछ राजनीतिक बदलाव किए गए। अफगानिस्तान में चुनाव कराए गए, लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए गए, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। 1973 में राजा के चचेरा भाई दाऊद खान ने उन्हें हटा दिए और खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। समाजवादी हस्तक्षेप 5 साल बाद यानी 1978 में पीपल्स डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी PDP
PDPA ने दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलट दिया, मैंने सरकार गिर गया। PDPA एक समाजवादी पार्टी थी, मैंने कहने का मतलब है कि पीपुल्स डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ अफगानिस्तान जो थी एक सरकार माने समाजवादी पार्टी थी। इन्होंने भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों से ज़मीन लेना शुरू कर दिया जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। मैंने इसको कहा नाम था कि जेकर ज़्यादा ज़मीन है उसको ले लो और जेकर कम है उसको में बांट दो। और इस ज़मीन को उन लोगों ने में बांटने लगे जिसके पास ज़मीन नहीं थी। इस वजह से अफगानिस्तान के गांव के लोग सरकार से नाराज़ हो गए। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई पर वह इसमें कामयाबी नहीं हुई। USSR और अफगानिस्तान की कहानी। संयुक्त राज्य अमेरिका और अफगानिस्तान में बनी समाजवादी सरकार ने सोवियत संघ से मदद मांगी और सोवियत संघ ने इनकी मदद करते हुए उन्हें हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। फिर भी लोगों के विद्रोह पर काबू नहीं पाया जा सका। व्यवस्था को खराब होते हुए देखकर 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी। 34 मुस्लिम देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में भेजे जाने का विरोध किया गया, पर सोवियत संघ ने किसी की भी नहीं सुनी और उसने अफगानिस्तान के शहरों और वहां की संचार व्यवस्था पर पूरा कब्जा कर लिया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान युद्ध 1979 से 1989 तक चला। इस दौरान अफगानिस्तान के लोगों और सोवियत संघ की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया और अफगानिस्तान के लोगों ने इसे धर्म युद्ध का नाम दे दिया। कहा क्या भाई, सोवियत संघ से जो लड़ाई होगा वो अफगानिस्तान से, ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन किया गया और इस तरह से दोनों महाशक्ति अफगानिस्तान युद्ध में आमने सामने आ गया। ओसामा बिन लादेन भी इस युद्ध में शामिल था और इस युद्ध से शुरुआत हुई तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन का भी इसमें जन्म हुआ और संगठन में सहभागी लिया। अफगानिस्तान की युद्ध समाप्ति 1985 में गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था में बदलाव लाने शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया और 1989 तक सोवियत सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर आ चुकी थी। इस तरह अफगानिस्तान युद्ध का अंत हुआ। अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद बाबू USSR यानी सोवियत संघ की सेना के बाहर जाने के बाद भी अफगानिस्तान की समस्या ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया। उन्हीं सब आतंकवादी गुटों के बीच जो इस दौरान विकसित हुए थे, जैसे क्या अलकायदा, तालिबान और अन्य गुट, इस सब को जो है ना उसमें आपस में दोनों सब गृह युद्ध करना चालू कर दिया, माने लड़ना चालू कर दिया। उसके बाद 1990 की कहानी है। खाड़ी युद्ध हुआ। इसमें इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। मैंने इराक जो देश था वो कुवैत पर कब्जा कर लिया 1990 में। इराक को समझाने की कोशिश की गई पर इराक नहीं माना, कहा कि हम नहीं माने। इस दौरान UNO ने इराक पर बल प्रयोग करने की अनुमति दी। मैंने UNO जो था उसने एक कहा कि ना भाई तब ऐसा बात है, नहीं मानने वाला है तो इस पर जब बल देना पड़ेगा। इस सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी UNO की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। और ये सेना वैसे तो 34 देशों की मिली जुली सेना थी, पर इसमें से 75% सैनिक अमेरिका के थे। नहीं मान रहा था तो अमेरिका ने 75% प्रशासन अपना भेजा था। इस सेना के जनरल भी अमेरिका ही के थे, मैंने जो पुलिस को जो मेन हेड ऑफ क्वार्टर जो थे वो जनरल, वो भी जो थे वो अमेरिका के ही थे। सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि यह जंग और जंग जैसे जंगों की एक जंग होगी, मतलबी कि उन्होंने हराना है। मैंने कहने का मतलब है कि उसको साफ शब्दों में कहा कि अब लड़ाई होगा अच्छा से आर पार, क्योंकि अमेरिका खड़ा हो गया है और अमेरिका के जनरल भी है, अमेरिका के 75% प्रशासन भी है। हालांकि 34 देश इसमें शामिल हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम भूमिका क्या करा था, अमेरिका की। सद्दाम हुसैन जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि
यह जंग 100 जंगों की एक जंग होगी, मतलब ही कि उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा, पर ऐसे कुछ हुआ नहीं और इराक बड़े ही आराम से कुछ ही दिनों में हार गया और उसे कुवैत से हटाना पड़ा। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बगों का प्रयोग किया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। साथ इस युद्ध का टीवी पर लाइव प्रसारण किया गया, जिस वजह से इस वीडियो में गेम वॉर कहा गया। यूएनए द्वारा लिए गए इस फैसलों को नाटकीय इसीलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले भी कभी भी यूएनए द्वारा कोई इसी तरह की निर्णय नहीं लिया गया।